आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बायोमोलिक्यूल्स आपके कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम क्या करें? बायोमोलिक्यूल्स करें। लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आपके न्यूक्लिक एसिड, आपके प्रोटीन्स हो गए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो किसके बारे में देखेंगे? ग्लूकोज के बारे में, मेनली मोनोसेक्राइड के बारे में देखेंगे। मोनोसेक्राइड आपके क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं। मोनोसेक्राइड आपका क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर यूनिट। तो इसमें आपकी ऐसी सेक्राइड यूनिट होगी जो दोबारा हाइड्रोलाइज ना हो, और जो दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं होगी और हाइड्रोलाइज नहीं होगी तो मतलब जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। मतलब मोनोसेक्राइड जो सिंगल यूनिट, लाइक आपका कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो हाइड्रोलाइज नहीं हो रही, मतलब ऐसी सेक्राइड यूनिट जो आपकी हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होती है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज में से कौन सा है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा? ग्लूकोज। और इसकी हम रिएक्शंस भी देखते हैं। तो ग्लूकोज का सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है कि वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपका क्या होता है? CHO। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब कितने कार्बन हैं आपके? 6 कार्बन। सबसे पहले 6 कार्बन बना दे। फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड जिसको हम कैसे बना सकते हैं? CHO। लास्ट टर्मिनल आपका CH2OH आ जाएगा। यहाँ पे आपके क्या होते हैं? OH H OH H H OH OH H। तो ये याद करने का तरीका है कि यहाँ पे आपका क्या होगा? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें चेक करें तो आपके यहाँ पे ऐसे रहेंगे OH H OH आपका किस साइड रहेगा? लेफ्ट साइड। फिर 2 OH आपके किस साइड रहेंगे? राइट साइड। तो यहाँ पे 2 OH आपके राइट साइड रहेंगे, एक OH। थर्ड जो OH होता है, मतलब थर्ड कार्बन का जो OH होता है वो आपका किस साइड रहेगा? लेफ्ट साइड। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है तो यहाँ पे इसकी रिएक्शंस देखने को कई सारी मिलती हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो किसके साथ देखने को मिलती है? HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये कंप्लीट फॉर्मेशन क्या करता है? आपका CH3 CH2 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 CH3। मतलब आपका क्या फॉर्मेशन कर रहा है? हेक्सेन, एन हेक्सेन की फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन बना रहा है। और इसका एक और साइड प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है? CH3 CHI CH2 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 CH3। तो ये आपका क्या है? 2 आयोडोहेक्सेन। तो दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं HI के साथ, 2 आयोडोहेक्सेन, और दूसरा क्या है? N हेक्सेन। सेकेंड रिएक्शन आपकी जो आती है वो किसके साथ आती है? आपकी Br2H2O के साथ। Br2H2O आपका क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ओनली एल्डिहाइड को क्या करवा रहा है? ऑक्सीडाइज। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करवाने में क्या फॉर्मेशन होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? CHOH की 4 CH2OH। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हैं क्या? ग्लूकोनिक एसिड। क्या फॉर्म बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पे थर्ड वन आपकी जो आएगी वो किसके साथ रिएक्शन आएगी? HNO3 के साथ। और HNO3 आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब आपका ये जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों को वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और दोनों को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेशन क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? COH CHOH की 4 और COH। और इसको हम क्या कहते हैं? सैकरिक एसिड। क्या बोला जाता है? सैकरिक एसिड। तो ये HNO3 के साथ रिएक्शन हो गई। आपकी फोर्थ वन आपकी किसके साथ रिएक्शन है? NH2OH। और NH2OH आपका क्या होता है?
हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। और हाइड्रोक्सिल अमाइन आपका क्या होगा? यदि एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता था तो आपका फॉर्मेशन करता था ऑक्साइन की। तो यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? ग्लूकोज ऑक्साइड। तो ये आपका क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये आपकी 4 रिएक्शन है। और फिफ्थ रिएक्शन आपकी जो आती है वो किसके साथ आएगी? HCN के साथ। किसके साथ आएगी? HCN। और HCN आपका क्या है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करेगा। देखिए HCN के साथ यदि मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो आपका साइनाइड आपका कैसा है? Cn नेगेटिव, H पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। एल्डिहाइड आपका, एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो अटैक कहाँ पे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन करता है वो OH Cn अटैच करेगा कार्बन पे, एक हाइड्रोजन था, CHOH की 4 है और आपका CH2OH है। तो ये जो फॉर्मेशन करता है वो क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आपकी ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसी भी दूसरे रिएजेंट के साथ और फॉर्मेशन करता है डिफरेंट कंपाउंड। कौन सा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, एनहेक्सेन, ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज ऑक्साइड। और एक और रिएक्शन है आपकी कौन सी? जिसमें आपका ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। एसिटिक अनहाइड्राइड ये होता है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होता है। तो ये आपका क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड। और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करता है तो ये क्या कंफर्मेशन देगा कि ये एल्डिहाइड तो वैसा का वैसा रह जाएगा। जितने भी आपके अल्कोहलिक ग्रुप हैं, जितने भी आपके अल्कोहलिक ग्रुप हैं उस पे आपका क्या अटैच हो जाएगा? OCOCH3। OCOCH3। तो मतलब आपके कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं? 5। तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। क्या फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। H2H। तो ये आपका क्या फॉर्मेशन कर रहा है? ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। तो यहाँ पे कंफर्मेशन, एक तो ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, या फिर क्या पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो कैसे पता चलेगा? यदि HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मेशन क्या करेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। HCN के साथ कंफर्मेशन मिल रही, मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो रही है। एक पूछा जा सकता है कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट है या ब्रांचिंग है, वो कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? HI के साथ रिएक्शन करवा के। HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो N-हेक्सेन बनता है, मतलब सारे कार्बन कैसे हैं? एक ही लीनियर चेन में प्रेजेंट हैं, तो उससे कंफर्मेशन मिल सकती है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें एल्डिहाइड है या कौन सा ग्रुप है, तो वो कैसे कंफर्म होगा कि Br2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो एक ही आपके किसको ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोनिल ग्रुप को। कीटोन होता तो कीटोन को कर देता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता, बट वो आपका कितने कार्बन का बनता? फिर 5 कार्बन का। यहाँ पे 6 कार्बन का बन रहा है, मतलब ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सी पे परसेंट है? टर्मिनल पे। और टर्मिनल पे है तो मतलब टर्मिनल पे हमेशा कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ से COH ग्रुप की कंफर्मेशन हो गई, मतलब आपका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की कंफर्मेशन हो गई। HNO3 से क्या कंफर्मेशन मिलती है कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक एल्डिहाइड तो ग्रुप है ही है, साथ में प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। HNO3 में यदि पेपर में पूछा जाए कि आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, कौन सा हाइड्रोक्सिल है, तो वो कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। C जो एल्डिहाइड होता है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा ही होगा, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या कंफर्मेशन देता है कि इसमें आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और आपका NH2OH भी HCN के जैसा ही क्या बताता है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। साथ में ये क्या बता रहा है?
एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड जो है वो क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्या फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट तो तभी बना होगा जब जितने भी OH के साथ इसने एसिटिक अनहाइड्राइड ने रिएक्ट किया होगा। यदि 4 होते तो टेट्रा एसीटेट बनता, बट यहाँ पे कितने बने, पेंटा। पेंटा बने मतलब कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, 5। तो ये कंफर्मेशन कौन देगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये कुछ रिएक्शंस थी ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। आपका 4th और 5th जो कार्बन का OH होगा वो किस साइड होगा, राइट साइड। 3rd जो कार्बन का OH होता है वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में। तो ये तरीका है याद करने का। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया एंड उसकी क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। तो ये तो हो गया ग्लूकोज की रिएक्शन। सेकंड वन चलते हैं डाइसैकेराइड के ऊपर। और डाइसैकेराइड में चलने से पहले मैं एक बार मोनोसैकेराइड के बारे में ही बात कर लेता हूँ। मोनोसैकेराइड में हमने क्या कहा, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अभी यदि फ्रक्टोज की बात आ जाए, फॉर्मूला क्या होता है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी आपका क्या है, C6H12O6। क्या है फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी, C6H12O6। फॉर्मूला तो C6H12O6 है, बट यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O। इसमें जो आपका क्या प्रेजेंट रहता है, CH2OH। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोन। कौन सा है, कीटोन। और आपके ग्लूकोज के अंदर कौन सा था, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या है, सेम C6H12O6। फॉर्मूला क्या है, CHO CHOH की 4 और CH2OH। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा है, कीटोन। कार्बन कितने हैं, वही 6। यहाँ पे भी कितने हैं, 6 कार्बन। तो ये जो आपका है फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, तो इसकी जो आपका ये क्या है, कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की यदि डेफिनेशन लिखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या लिखते हैं डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप। और ये जो कंपाउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या कि आपके यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जिन पे क्या प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन। और यहाँ पे कायरल कार्बन हर एक उस पे थे, 2nd 3rd 4th 5th पोजीशन पे। आपका OH था, एक H था, यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH2OH। तो चारों के चारों, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3rd ये हो गया, 4th ये। तो चारों ग्रुप आपके क्या हो रहे थे, डिफरेंट। और जब चारों ग्रुप डिफरेंट तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन होता है तो मतलब आपका कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक हुआ तो ग्लूकोज हो जाएगा, कीटोनिक हो गया तो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। वैसे आपके कई सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे, लाइक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये आपके क्या हो गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसके अंदर अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड। किसकी बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड आपका क्या होगा, देखो नाम से ही कंफर्मेशन मिल रही है कि डाइसैकेराइड, डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब यूनिट्स, मतलब 2 ग्लूकोज यूनिट या 2 आपकी सैकेराइड यूनिट्स बोल सकते हैं। ग्लूकोज की भी कंफर्मेशन ना दे तो क्या बोली जाएगी, 2 सैकेराइड यूनिट्स। तो डाइसैकेराइड में क्या होगा कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइसिस करके आपके क्या बनाए, 2 यूनिट्स फॉर्मेशन करें, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यदि 2 यूनिट बनाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, डायासैकेराइड। अब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है, लाइक
जैसे मैंने क्या कहा, एक ग्लूकोज है, दूसरा भी क्या है, ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज फॉर्म हुए मतलब कब, एक कोई सब्सटेंस से, जिस भी सब्सटेंस से हाइड्रोलाइज करने पे आपका क्या बना है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन हुई है, तो मतलब ये सब्सटेंस कैसा है, डायासैकराइड। ये कैसा है, डायासैकराइड। अब डायासैकराइड में भी 3 चीजें, 3 पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से, 3 मेन डाइसैकराइड आते हैं, कौन कौन से, एक आता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज, एक आपका आता है लैक्टोज। सुक्रोज की यदि बात करते हैं तो सुक्रोज भी एक टाइप का डाइसैकराइड है और ये हाइड्रोलाइज करने पे एक ग्लूकोज की यूनिट फॉर्मेशन करता है और दूसरी कौन सी यूनिट फॉर्मेशन करता है, फ्रक्टोज। यदि सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा तो 2 यूनिट बनाएगा, कौन कौन सी, एक ग्लूकोज दूसरी फ्रक्टोज। और माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज हाइड्रोलाइज करके 2 मोल ऑफ क्या बनाएगा, ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। और लैक्टोज का तो वैसे भी याद रह जाएगा, एक तो ग्लूकोज तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में कैसे याद रखना है, लैक्टोज में लैक्टोज तो आ रहा है और लैक्टोज किस में आता है, गलैक्टोज में। तो गलैक्टोज में आपका जो लैक्टोज आया तो उससे याद रह जाएगा कि लैक्टोज में एक तो गलैक्टोज आएगा, दूसरा क्या है, ग्लूकोज। माल्टोज में क्या है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का कैसे याद रहेगा, सुक्रोज आपकी क्या बोली जाती है, इनवर्ट शुगर। क्या बोली जाती है, इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज आपका क्या हो गया, इनवर्ट शुगर बोला जाता है। इनवर्ट शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आपका जैसे पॉजिटिव था इसकी क्या हो जाती है, रोटेशन हो जाती है। आपका जैसे सुक्रोज पॉजिटिव था तो ग्लूकोज भी पॉजिटिव बनता है, बट फ्रक्टोज आपका कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब आपकी इसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुई है, रोटेशन नेगेटिव में, और पॉजिटिव से यदि नेगेटिव में कन्वर्ट रोटेशन हो रही है तब हम इसे क्या कहते हैं, इनवर्ट। तब हम इसे क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, जो था उसका एकदम अपोजिट बना है, तो वो इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज इज ए इनवर्ट शुगर। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, कौन सा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है मतलब जो आपकी रिड्यूस कर दें किसको, दो सैकराइड्स विच रिड्यूस टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन। यदि आपका कोई भी सब्सटेंस ये रिड्यूस कर पा रहा है किसको, टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन को, तो उस शुगर को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और यदि जो रिड्यूस नहीं करवा पाता है, डू नॉट रिड्यूस इसको, टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर की यदि बात करते हैं तो रिड्यूसिंग आपकी क्या होती है, जो रिड्यूस करवा पा रहा है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एक ही आती है मोस्टली, आपकी कौन सी आएगी, ध्यान रखना कौन सी है आपकी, सुक्रोज। कौन सी आएगी, सुक्रोज। कौन सी है, सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो आपकी कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग। और आपकी जैसे आपकी क्या बोली मैंने, माल्टोज, लैक्टोज, ये आपकी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और फ्री एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो मतलब वो टोलेंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस। और रिड्यूस हुए तो मतलब उस शुगर को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और सुक्रोज आपका इसलिए रिड्यूसिंग नहीं है क्योंकि सुक्रोज के अंदर जो होती है वो C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C2 मतलब आपका एक तो कौन सा हो गया, ग्लूकोज का C1, फ्रक्टोज का C2। तो जब C1C2 कंफर्म अटैचमेंट होंगे और C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनेगी तो वो वहां पे आपका फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रहेगा नहीं, और जब रहेगा नहीं तो उसको रिड्यूस कर पाएंगे नहीं, तो आपकी ये क्या बोली जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड आपके
माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपकी क्या हो गई, डाइसैक्राइड हो गई। तो डाइसैक्राइड में ये पॉइंट ध्यान रखना, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, इसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज आपका क्या बनाता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गलैक्टोज, कैसे याद रह जाएगा, लैक्टोज का लैक्टोज कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना वो किसकी हाइड्रोलिसिस होके बनी है, लैक्टोज की। तो ये आपका डाइसैक्राइड हो गया। इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, एनोमर और एपिमर। एनोमर और एपिमर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोमर की बात करते हैं तो एनोमर आपका क्या होता है, यदि C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज हो इन आपके सैकराइड्स में, यदि आपकी C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, एनोमर। जैसे C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन क्या बोली, जैसे मैंने ग्लूकोज बोला, ग्लूकोज में आपका क्या होता है, जैसे ये बोल दिया C डबल बॉन्ड OH CH OH, आपका CH OH COH COH CH2OH, ये आपका क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज आपने ये बनाया था, ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर बनाई थी। अब इसमें यदि आपका क्या करेगा, C1 C5 कॉन्फ़िगरेशन अटैचमेंट होती है, मतलब यहाँ पे ये क्या शो करता है, C1 और C5 एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। C1 C5 एल्डोल नहीं, यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, और एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे एसीटल की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करता है, एसीटल। एसीटल तब बनता है जब आपका अल्कोहल एल्डिहाइड के ऊपर अटैच होती है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी तो इससे एक स्ट्रक्चर बनती है, या तो आपकी दो स्ट्रक्चर बन पाएंगी, या तो OH राइट साइड में आएगा या आपका OH लेफ्ट साइड में आएगा। ये दो स्ट्रक्चर बन सकती हैं, और जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये C5 का O ये अटैचमेंट हो गई, और CH2OH ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपका एक तो यदि OH राइट साइड आ रहा है, OH आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, C1 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। यहाँ पे किसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, C1 की। तो इसके लिए आपका क्या बनते हैं, एक अल्फा बनता है, या दूसरा कौन सा बनेगा, बीटा ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं और दूसरा कौन सा बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर है कि वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चेंजमेंट हो रही है, C1 कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर क्या है, एनोमर्स। बोथ क्या है, एनोमर्स, ना कि आइसोमर। ध्यान रखना ये क्या है, एनोमर, क्योंकि यहाँ पे C1 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, मतलब OH आपका C1 कार्बन पे क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, या तो लेफ्ट या आपका राइट। तो जो आपकी ग्लूकोज बनते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाता है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, तो दोनों आपस में क्या है, एनोमर है। दोनों आपस में क्या है, एनोमर। तो एनोमर की डेफिनेशन क्या होगी, C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन द सैकराइड्स, वो आपके क्या कहलाएंगे, एनोमर्स। और C2 कब बोला जाएगा, C2 देखो आपका ग्लूकोज था तो एल्डिहाइड था। C2 यदि मैं फ्रक्टोज ले लूं तो फ्रक्टोज में आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फ्रक्टोज में आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, कीटोन। और कीटोन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन। यदि सेकंड पोजीशन आए तो सेकंड का फिफ्थ के साथ आपका कीटल बनाओगे, और कीटल बनाओगे तो वो आपका क्या बनाएगा, C2 कॉन्फ़िगरेशन चेंजमेंट होगी, OH की अल्फा या बीटा बनेगी। तो वो जब C2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो भी आपका क्या बोला जाएगा, एनोमर। तो C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज होती है आपके सैकराइड्स के अंदर तो हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं उनको। और बचा कौन सा, एपिमर। और एपिमर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। एपिमर में आपकी क्या हो जाएगी, C1 C2 को छोड़कर और कोई भी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज होती है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, एपिमर। चेंजमेंट ऑफ कार्बन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट C1 C2, मतलब आपकी कोई भी कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इन सैकराइड्स।
इन सैकराइड्स। तो मतलब यदि सैकराइड्स की बात करें तो सैकराइड्स में C1 C2 को छोड़ करके और कोई भी कार्बन की यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है लाइक C3 C4 C5, यदि इनमें से कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज होती है तब हम इसको क्या कहेंगे, एपीमर, लाइक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में C4 कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहती है और C4 कॉन्फ़िगरेशन मतलब OH C4 आपका क्या रहेगा, चेंजमेंट रहेगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, एपीमर। ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है आपस में, एपीमर। अल्फा बीटा क्या है, एनोमर। ध्यान रह जाएगा, ये आपके क्या हो गए, एनोमर और एपीमर। थर्ड आती है लिंकेज। थर्ड क्या है आपकी, लिंकेज। लिंकेज मतलब कि कोई भी दो सैकराइड हैं जो किससे कनेक्ट हो रहे हैं। यदि मैंने कहा एक सैकराइड मतलब एक मोनोसैकराइड दूसरा मोनोसैकराइड से यदि कनेक्ट होते हैं तो वो किस लिंकेज से कनेक्ट होंगे, ध्यान रखना कौन सी लिंकेज होगी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो होती है ग्लाइकोसिडिक। कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी देखने को मिलेगी, ग्लाइकोसिडिक। अमीनो एसिड्स में कौन सी देखने को मिलेगी, पेप्टाइड। देखो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का यदि पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर लिंकेज है कौन सी, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन या मतलब अमीनो एसिड की यदि बात करें तो दो अमीनो एसिड यदि कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में कौन सी लिंकेज आएगी, पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज आएगी, पेप्टाइड लिंकेज। तो आपकी ये क्या हो गई, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज आपकी क्या होती है, C डबल बॉन्ड O NH वाली। यहाँ पे आपकी कैसी लिंकेज होगी, C डबल बॉन्ड O COC। ये वाली लिंकेज आपकी कौन सी होगी, ग्लाइकोसिडिक। आपका थर्ड कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो लिंकेज पूछी जाए तो वो कौन सी है, फोस्फोडाइएस्टर। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज जिसमें आपकी किसके अंदर देखने को मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड में। तो ये तीन लिंकेज भी पूछी जा सकती हैं कि आपके अमीनो एसिड्स के अंदर कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड। आपकी कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लिक एसिड में फोस्फोडाइएस्टर। यदि पेपर में आ जाए प्रोटीन के अंदर कौन सी होती है, तो प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड। और कई सारे अमीनो एसिड जब लिंक होंगे तो वो कौन सी लिंकेज होगी, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड तो अमीनो एसिड की लिंकेज ही होगी। तो पॉलीपेप्टाइड जो लिंकेज होती है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन आपका क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने हों। और कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर बनेंगे, जब कई सारे अमीनो एसिड अटैच होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, लिंकेज का हो गया। तो लिंकेज याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी, अमीनो एसिड में कौन सी, प्रोटीन में कौन सी, न्यूक्लिक एसिड में कौन सी। इसके बाद आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन और आपकी म्यूटा रोटेशन की यदि मैं बात करता हूं तो म्यूटा रोटेशन में आपका क्या होती है कि अल्फा जो अल्फा ग्लूकोज यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और आपका एक क्या रहता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या करते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। और जब रोटेट होते रहेंगे तो एक पॉइंट आता है जहां पे आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे आपको वो क्या है, रोटेशन देखने को मिलेगी। उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। उसको क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये आपका क्या हो गया, म्यूटा रोटेशन। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, स्पेसिफिक रोटेशन होती आ रही है जिसके अंदर आपका अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। और एक बीच में आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन देखने को मिलती है, स्पेसिफिक रोटेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, जिसकी स्पेसिफिक अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, 111 डिग्री। यदि बात करें इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एक आता है 52.2 डिग्री, आपका यहाँ पे 52.5 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज आपकी क्या है, 19.2
डिग्री। तो मतलब बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे कितनी है 19.2 डिग्री। तो यहाँ पे 19.2 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन देखेंगे तो कौन सा आपको ग्लूकोज मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज। 111 डिग्री पे आप चेक करते हैं तो वो कौन सा मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और 52.5 पे देखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का क्या हो रहा है, रोटेशन हो पा रहा है। तो रोटेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव का रोटेशन जो हो रहा है, आपके स्पेसिफिक रोटेशन को हमने क्या नाम दिया है, बीटा रोटेशन का नाम दिया है। तो उसके बाद जो आता है वो आपका क्या आता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की यदि बात करें तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलता है अमीनो एसिड के अंदर। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, the pH at which no migration of amino acid under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या देखा, ऐसा पॉइंट पीएच का जहां पे आपके अमीनो एसिड माइग्रेट ना करे, कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस में देखने को मिलता है, अमीनो एसिड के अंदर देखने को मिलता है। मतलब आपकी क्या हो गई, द पीएच एट विच नो माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आपका क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया। तो ये आपका बीटा रोटेशन था, दूसरा आपका क्या था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपके कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और साथ में कौन सा, क्वार्टरनरी। तो अब बात करेंगे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका मोस्टली कौन से, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी हुआ, क्वार्टरनरी हुआ। क्वार्टरनरी प्रोटीन यदि बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन की यदि बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसी होती है कि आपकी एक थ्रेड लाइक फॉर्मेशन रहती है। मतलब सारे अमीनो एसिड एक लीनियर चेन में फॉर्मेशन करते हैं। मतलब लीनियर चेन में यदि अटैच होते हैं तो आपका क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन की यदि बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, या आपको क्या देखने को मिलेगी, बीटा प्लेटेड। मतलब आपकी स्टेयर्स टाइप की आपको क्या देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो अल्फा हेलिक्स देखने को मिलती है, दूसरी आपको कौन सी देखने को मिलती है, बीटा प्लेटेड। और ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड है वो स्टेबलाइज होते हैं। अल्फा हेलिक्स तो होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, किससे होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर, वो स्टेबलाइज होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका क्या आता है कि आपकी ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपका क्या करने लग जाएंगी, फोल्डिंग करने लग जाएंगी। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन यदि फोल्डिंग होने लगी तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनाती है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। और लास्ट में आता है आपका कौन सा, क्वार्टरनरी। टर्सरी में आपके दो देखने को मिलेंगे, एक फाइब्रस देखने को मिलेगा, दूसरा आपका ग्लोबुलर देखने को मिलेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन देखने को मिलता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अच्छे से एकदम ही आपके चेन क्या हो जाएगी, बाइंड होती चली जाएगी। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो उसमें आपको ये क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कौन सी बोली जाती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
तो ये आपकी कौन सी होगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर यदि लिंकेज की बात कर रहे थे तो कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी देखने को मिलेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगी, मतलब पॉलीपेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलेगी। तो ये आपका कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। ऐसे ही आपका क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आपके दो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक डीएनए और दूसरा कौन सा है, आरएनए। दोनों एक साथ ही कर लेंगे। डीएनए की यदि फुल फॉर्म की बात करता हूं तो क्या फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो नेम से कंफर्मेशन मिल रहा है कौन सा, डीऑक्सी। क्या हो रहा है, डीऑक्सी, मतलब डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। यदि राइबो शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कोई भी आपका ऑक्सीजन क्या नहीं होता, रिमूव नहीं होता। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन से होंगे, याद रखना, कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और यहाँ पे आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल। डीएनए आपका कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। अब डबल स्ट्रैंड है तो ये आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल रहता है। ये आपका क्या है, लेस स्टेबल। तो आपका यदि क्या आ जाए, डिफरेंस भी आ जाए डीएनए आरएनए का, तो ये भी याद हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये होती है क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में आपका नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस क्या देखने को मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, ये कैसा, सिंगल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड मतलब आपके दो चेन एक साथ चलेंगी। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंड में आपका एक ही स्ट्रैंड रहता है, तो वो आपका क्या रहेगा, रिएक्टिव रहता है, लेस स्टेबल रहता है, किसी के भी साथ रिएक्ट हो सकता है। तो मतलब इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है किससे, डीएनए से। तो ये आपका क्या हो गया, डीएनए और आरएनए का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब बात करेंगे अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड आपके क्या होते हैं, अमीनो एसिड देखो नेम से कंफर्मेशन मिल रही है। एक आपके जो ग्रुप होगा उसमें अमाइन ग्रुप भी होगा और दूसरा कौन सा ग्रुप होगा, एसिड ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, देखो एक अमीनो एसिड, एक तो आपका कौन सा ग्रुप हो गया, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आपका कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे एक आपका क्या हो अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, तो दूसरी साइड क्या है, आर। आर मतलब आपकी कोई भी एल्काइल चेन, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल चेन, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप के क्या बनते चले जाएंगे, अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन होते चले जाएंगे। तो ये कार्बन देखो, इसके चारों जो ग्रुप हैं वो क्या हैं, डिफरेंट। तो ये जो आपका कार्बन बोला जाता है, ये कौन सा कार्बन बोला जाएगा, काइरल कार्बन। कौन सा बोला जाएगा, काइरल कार्बन। मतलब आपका जो अमीनो एसिड है उसमें एक एसिड ग्रुप है, दूसरा अमाइन ग्रुप है, एक एल्काइल, दूसरा हाइड्रोजन। तो ये आपके चार ग्रुप डिफरेंट रहते हैं। तो इसलिए एक ही कार्बन पे यदि चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, काइरल कार्बन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अमीनो एसिड। अब पूछा है अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो आपका एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करे और दूसरा बेस की भी प्रॉपर्टी शो करे। देखो यदि आपका अमीनो एसिड H+ रिलीज करेगा तो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड की तरह बिहेव करेगा। और यदि यहाँ पे तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। और यहाँ पे यदि ये क्या कर रहा है, एक गेन कर रहा है, और गेन करेगा तो मतलब आपका क्या कहेगा, बेस की तरह। ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह।
यदि कोई चीज गेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मतलब आपका बेस की तरह बिहेव करेगा, और यदि हाइड्रोजन डोनर आपका किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, तो मतलब वो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा है, मतलब अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक इन नेचर की यदि बात की तो अमीनो एसिड के पास दो ग्रुप होते हैं, यदि H+ लूज करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और H+ गेन करता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो अमीनो एसिड जो होता है, एक ये पॉइंट और ध्यान रखना, वो किस फॉर्म में रहता है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, डाइपोलर आयन। क्या है, डाइपोलर आयन। और डाइपोलर आयन क्या होगा, CO नेगेटिव, और नाइट्रोजन ही आपका क्या कर दे, उस हाइड्रोजन को गेन कर दे। तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो H+ इसने डोनेट किया वही H+ इसने गेन कर लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स फॉर्मेशन हो गई, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डाइपोलर आयन, या बोल सकते हो ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड किसकी एग्जिस्ट करता है, डाइपोलर आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, डाइपोलर आयन हो गया। साथ में अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया, क्योंकि वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगला आता है एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा आ रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, डीनेचर करना मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। अब डीनेचर मतलब उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर देखना क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब आपके, जैसे मैंने कहा प्राइमरी प्रोटीन। अब प्राइमरी प्रोटीन जो है वो तो आपका कैसा है, लीनियर शेप का है, और लीनियर शेप का है तो मतलब इसको तो कोई ब्रेकेज होगी ही नहीं, इसमें तो कोई ब्रेकेज होगी भी, और ब्रेकेज नहीं होगी तो मतलब जैसी इसकी प्रॉपर्टी थी वैसी की ही वैसी रहेगी। तो इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन। क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन, जो अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखे, रिटेन रखे। यदि जो रिटेन रखता है अपनी प्रॉपर्टी, रिटेन इट्स प्रोटीन प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके नेटिव प्रोटीन कहलाते हैं। अब यदि मैंने कोई आपका प्रोटीन लिया, सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन लिया, सेकेंडरी आपका प्रोटीन ले लिया, लाइक अल्फा हेलिक्स टाइप ले लिया, या बीटा प्लेटेड टाइप ले लिया, या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ले लिया जिसमें आपकी फोल्डिंग हुई थी फाइब्रस या ग्लोबुलर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, यदि इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होंगे, अनवाइंड होंगे। अनवाइंड मतलब ओपन होंगे, और ओपन होंगे तो एक लीनियर चेन की तरह बनाएंगे, और लीनियर चेन की तरह बनाते हैं तो जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय जब हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो आपका प्रोटीन है वो आपका क्या हो रहा है, डीनेचर्ड हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी प्रॉपर्टी। कब, जब आपने उसको हीट दी, हीट देते ही इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, अनवाइंड हो गई, और अनवाइंड होते ही प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट हो गई, तब हम इसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 मार्क्स की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, पहला पूछा गया है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर हमने देखा था क्या होते हैं, जो आपके रिड्यूस कर सकें किसको, टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जो आपके फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, जो आपके फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, मोनोसेक्राइड। तो लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे आपके क्या थे, मोनोसेक्राइड ही तो थे। दूसरा आपका एग्जांपल है व्हाई आर द कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। क्या पूछा गया, व्हाई आर द कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। अब जब कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा, और कायरल कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन।
क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। यदि आपके कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इसीलिए आपके क्या बोले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एनोमर्स। तो एनोमर्स आपके क्या थे, जिसमें आपकी C1 C2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, उनको हम क्या कहते थे, एनोमर्स। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपके क्या थे, एनोमर्स थे। तो एनोमर्स देखो क्या लिखा हुआ है, एनोमर्स आर द स्टीरियोमर्स व्हिच डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ओनली अराउंड C1 एंड C2 कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब वो जो स्टीरियो आइसोमर्स थे उसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई थी, C1 C2, तो वो आपके क्या कहलाए, एनोमर्स कहलाए थे। अगला यदि बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर। और इन्वर्जन ऑफ शुगर का मैंने बताया था सुक्रोज का। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज करता है तो एक ग्लूकोज बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, फ्रक्टोज की फॉर्मेशन करता है। तो फ्रक्टोज आपका ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तब हमने इसको नाम क्या दिया है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर में देखो लिखा भी हुआ है, सुक्रोज इज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब आपका राइट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज में भी आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट फ्रक्टोज आपका क्या हो जाता है, लेवो रोटेटरी। अब फ्रक्टोज एकदम अपोजिट हुआ डेक्स्ट्रो से, लेवो, जिसके कारण आपका इस सुक्रोज को क्या बोला गया है, इन्वर्जन ऑफ शुगर का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया म्यूटर रोटेशन। देखो वही म्यूटर रोटेशन पूछा गया है। म्यूटर रोटेशन आपकी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ किसका, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव लाइक ग्लूकोज, जिसमें आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन हो रही थी इन बिटवीन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, म्यूटर रोटेशन का नाम दिया था। एक आ गया क्वेश्चन व्हाट आर ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड ध्यान रखना, ऐसी शुगर यूनिट या ऐसी सैकराइड यूनिट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइज करके कितनी यूनिट फॉर्मेशन करे, 2 to 10 यूनिट्स। ध्यान रखना 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। यदि हाइड्रोलाइज करके 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स बनाए तो उन्हें क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, ये सभी किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसैकराइड के अंदर। और पॉलीसैकराइड की यदि बात करते हैं तो पॉलीसैकराइड का नाम से ही कंफर्मेशन मिल रहा है, पॉली मतलब मैनी, मतलब इसके अंदर मोर देन 100 यदि यूनिट आती है आपकी हाइड्रोलाइज करने पे, तो आपकी क्या बोली जाएंगी, पॉलीसैकराइड्स बोली जाएंगी। अब ये पूछा गया है व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से थे, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। राइट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज का भी हमें याद है, माल्टोज कैसे था, माल्टोज से क्या फॉर्मेशन होती है, माल्टोज को यदि हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज का क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, अब अगला है व्हाट आर पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स आपके क्या हो गए, जो सैकराइड्स आपकी हाइड्रोलाइज करने पे मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड बनाए तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकराइड्स कहलाएंगे। अगले क्या पूछा गया है, विच ऑफ द 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल। हाँ ये रह गया था, ये बात करते हैं अभी कौन सा, पॉलीसैकराइड्स का। तो पॉलीसैकराइड्स में इंपॉर्टेंट है क्या, पॉलीसैकराइड्स की यहाँ पे बात नहीं की थी। तो पॉलीसैकराइड्स आपके क्या हो जाएंगे, जिसमें कई सारी यूनिट्स फॉर्मेशन हो मोनोसैकराइड्स की। तो पॉलीसैकराइड में 3 देखने को मिलती हैं जो आपको याद करनी है। कौन कौन सी, पॉलीसैकराइड में आपका एक तो आता है स्टार्च, एक आता है सेलुलोज, थर्ड वन आता है ग्लाइकोजन। कौन सा आता है, ग्लाइकोजन। स्टार्च भी आपका पॉलीसैकराइड है, सेलुलोज भी आपका क्या है, पॉलीसैकराइड, ग्लाइकोजन भी आपका क्या है, पॉलीसैकराइड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टार्च जो होता है, स्टार्च हैविंग 2 कंपोनेंट। एक आपका कौन सा है, स्टार्च हैविंग 2 कंपोनेंट, एक है अमाइलोज, दूसरा कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। याद करने का तरीका क्या है, अमाइलोज आपका कैसा है, लीनियर चेन। अमाइलोज कैसी है, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे क्या है, ब्रांच चेन।
लीनियर है तो ये क्या है, वाटर सोल्यूबल। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल आपका कंपोनेंट। ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। अमाइलोज के अंदर जो लिंकेज देखने को मिलती है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक। और अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो देखने को मिलती है वो C1C4 तो देखने को मिलती ही है, बट साथ में C1C6 लिंकेज भी देखने को मिलेगी। अब ब्रांचिंग है तो C1C6 भी देखने को मिलेगी और C1C4 देखने को भी मिलेगी। यहाँ पे आपके, तो ये लीनियर हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, ये वाटर सोल्यूबल हो गया, ये वाटर इनसोल्यूबल हो गया। ये आपका क्या है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, C1C4 और C1C6 लिंकेज। तो ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं, स्टार्च के। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। सेलुलोज की बात करते हैं तो ये आपको प्लांट्स के अंदर आउटर सेल वॉल में मिलेगा। तो सेलुलोज आपका क्या है, ग्लूकोज यूनिट्स से ही आपकी क्या हुआ है, कई सारी ग्लूकोज यूनिट्स से आपकी क्या फॉर्मेशन हुई है, सेलुलोज। ग्लाइकोजन को बोलते हैं आपका, क्या बोला जाता है, एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोज को आपको क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोला जाता है। मतलब जो आपका एनिमल्स के लीवर वगैरह में प्रेजेंट रहता है तो वो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट सैकराइड प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो वो ध्यान रखना। तो ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ये पॉलीसेक्राइड्स था। तो पॉलीसेक्राइड्स में भी ये जो क्वेश्चन आया क्या था, राइट द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल। तो इन दोनों मतलब आपके दो कंपोनेंट है, एक अमाइलोज दूसरा अमाइलोपेक्टिन। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है, अमाइलोज। तो अमाइलोज इज ए वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन इज ए वाटर इनसोल्यूबल। अब एक और पूछा गया है, नेम द टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो टू कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक अमाइलोज दूसरा कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन। अगला क्वेश्चन क्या आया, राइट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ सेलुलोज। कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ सेलुलोज मतलब आपकी सेलुलोज के अंदर कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट हैं। तो सेलुलोज के अंदर कौन सी यूनिट्स हैं, ग्लूकोज यूनिट्स। और ग्लूकोज भी कैसी, बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी यूनिट्स हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ध्यान रह जाएगा, कौन सी यूनिट्स हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। तो मतलब इनके अंदर जो लिंकेज आएगी वो कौन सी लिंकेज आएगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक। कौन सी आएगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक। स्टार्च के अंदर यदि बात कर रहे थे तो वो कौन सी लिंकेज है, अल्फा ग्लूकोज है। तो यहाँ पे लिंकेज भी कौन सी देखने को मिलेगी, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन हायर प्लांट्स। तो मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन सा है, प्लांट्स के अंदर कौन सा है, सेलुलोज होता है प्लांट्स के अंदर। और सेलुलोज होता है तो मतलब आपका कौन सा पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा आएगा, मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन सा रहेगा हायर प्लांट्स के अंदर, सेलुलोज। अगला पॉइंट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेलुलोज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट नहीं है, सेलुलेज एंजाइम। और जब एंजाइम जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होगा वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो आपकी ह्यूमन बॉडी क्या नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, किसको, सेलुलोज को। इसीलिए आपकी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जाता। तो आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज। अगला क्वेश्चन क्या है, विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का नाम आ गया, समझ लेना कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा, लीवर ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स में कौन सा है, ग्लाइकोजन। नेम टू कार्बोहाइड्रेट विच एक्ट एज बायोफ्यूल्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बायोफ्यूल्स में आपके कौन से ऐसे सेकेराइड यूज होते हैं। तो वो एक है स्टार्च और दूसरा है ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आपके किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड आपके क्या होते हैं, अमीनो एसिड आपके क्या थे, अमीनो एसिड एक टाइप के बायोमोलिक्यूल थे। और बायोमोलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट था, दूसरा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट था। इसी को ही हम मतलब ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसके अंदर कंटेन क्या हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरा क्या अमाइन ग्रुप, तो उसे हम क्या कहते थे, अमीनो एसिड।
अगला पूछा गया व्हाट आर ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन आपका क्या है, डाइपोलर आयन है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H+ लूज किया और वही H+ किसने गेन कर लिया, अमाइन ग्रुप ने गेन कर लिया। तो जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या फॉर्मेशन हुई, डाइपोलर आयन की फॉर्मेशन हुई। एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन बोल सकते हैं। अब पूछा गया डिफाइन नेटिव स्टेट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेटिव स्टेट कौन सी थी, नेटिव स्टेट वही थी जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करे। तो नेटिव स्ट्रक्चर में कौन से आएंगे, नेटिव प्रोटीन कौन से आएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन से आएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये पॉइंट ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कभी भी अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो वो आपके क्या बोले जाएंगे, नेटिव प्रोटीन। तो वो क्या बोले जाएंगे, नेटिव प्रोटीन। अगला पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर इन आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन सी बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट हो रही है, बॉन्डिंग कैसी बोली जाएगी, COC मतलब ईथर टाइप बॉन्डिंग। कौन सी बोली जाएगी, ईथर टाइप बॉन्डिंग। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कौन कौन सी थी, एक तो अल्फा हेलिक्स थी, दूसरी कौन सी थी, बीटा। और दोनों स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज हो रही थी, अल्फा हेलिक्स तो थी इंट्रामोलिकुलर और आपकी बीटा कौन सी थी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रही थी। ये याद रह जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर यदि बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब आपकी वहां पे क्या हो रही है, न्यूक्लिक एसिड की क्या हो रही थी, फोल्डिंग हो रही थी। और फोल्डिंग होगी तो आपका वहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोली जाएगी। तो वहां पे फोल्डिंग हुई तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अब गिव वन एग्जांपल ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन। हाँ, डीनेचर्ड प्रोटीन का एग्जांपल यदि बात करें तो कार्डलिंग ऑफ मिल्क, याद रखना क्या है, कार्डलिंग ऑफ मिल्क। तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। यहाँ पे बात की, अगला कौन सा है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सलाइवा के अंदर आपके ह्यूमन बीइंग्स के सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज। सलाइवा के अंदर ध्यान रखना कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, अमाइलेज। अगला कौन सा है, एक्सप्लेन व्हाई विटामिन सी कैन नॉट स्टोर्ड इन आपकी इन द बॉडी। क्योंकि आपके जो विटामिन होते हैं, विटामिन आपके क्या हैं, बात करें तो विटामिन आपके कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एंड के। ये आपको प्रोटीन देखने को मिलते, मतलब ये विटामिन देखने को मिलते हैं। इसमें विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से होंगे, जैसे मैंने लिखा ए आपका होता है बी कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके बी के सारे, और साथ में सी, विटामिन सी और विटामिन बी आपके वाटर सोल्यूबल हैं। विटामिन वाटर इनसोल्यूबल कौन से होंगे, ए डी ई एंड के। ए डी ई के आपके वाटर इनसोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या था कि आपका विटामिन जो सी है उसको क्यों नहीं आपके स्टोर कर पाते इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्यों नहीं स्टोर कर पाते, क्योंकि ये सी क्या है, वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल है तो इजीली ये क्या हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी आपका आ सकता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जाता, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो स्टोर नहीं किया जा रहा, वो आपका कौन सा विटामिन सी। तो विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, बी एंड सी। अगला पूछा केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। कई बार ये भी पूछा जाता है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की यदि बात करता हूँ तो विटामिन B12 के अंदर क्या बोला गया, इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबाल अमीन। ध्यान रखना कौन सा है, साइनोकोबाल अमीन। और यदि इसमें पूछा जाए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम कौन सा प्रेजेंट है, कोबाल्ट। कौन सा प्रेजेंट है, कोबाल्ट। यदि बात करें हेमोग्लोबिन,
कौन सी बात की? हेमोग्लोबिन की। तो हेमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम कौन सा है आपका? आयरन। कौन सा है? आयरन। और क्लोरोफिल की यदि बात करते हैं तो कि क्लोरोफिल में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, वो होता है आपका कौन सा? मैग्नीशियम। वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में आपका कौन सा हो गया? कोबाल्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज स्कर्वी, मतलब स्कर्वी किससे होती है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्कर्वी होती है विटामिन सी से। विटामिन सी की यदि डेफिशिएंसी होती है तो आपकी क्या बोली जाती है? कौन सी डिजीज हो गई? स्कर्वी डिजीज। आपका बोला गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कोज बेरी बेरी, तो बेरी बेरी किससे होती है? विटामिन B1 से। किससे होती है? विटामिन B1 से। आपकी यदि बात करता हूँ न्यूक्लियोसाइड, हाँ न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने ये पॉइंट रह गया था, कौन कौन सा? एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड की यदि बात करता हूँ तो न्यूक्लियोसाइड में आपके क्या क्या आते हैं? राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये पॉइंट ध्यान रखना। न्यूक्लियोसाइड आपकी क्या होती है? राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड आपकी क्या होती है? राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका कौन सा हो जाएगा? फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, या आप कह सकते हैं फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट आयन प्रेजेंट रहता है। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आयन। तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन किससे हुई? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आयन। आपका ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोनोजन इन द ब्लड। तो फाइब्रोनोजन का फंक्शन क्या होता है? फाइब्रोनोजन का ध्यान रखना, फाइब्रोनोजन का फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग का। किसका है? ब्लड क्लोटिंग का। ध्यान रखना किसका है? ब्लड क्लोटिंग का, मतलब प्रोटेक्टिव ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसका फंक्शन है किसका? फाइब्रोनोजन का। आपका नेम द प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए। अब बात की न्यूक्लियोसाइड में, हमने ये तो बता दिया था डीएनए के अंदर आपके कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं। तो नाइट्रोजनस बेस वो दो भागों में बढ़ते हैं आपके, कौन कौन से बोले जाते हैं? एक होते हैं प्यूरिन, दूसरे क्या बोले जाते हैं? पायरीमिडीन। प्यूरिन की यदि बात करते हैं तो वो आपके आते हैं एडेनिन ग्वानिन, और पायरीमिडीन की बात करते हैं तो साइटोसिन, आपका दूसरा कौन सा है? थायमिन, और एक आपका क्या है? यूरेसिल। तो तीन आपके पायरीमिडीन होते हैं, दो आपके प्यूरिन। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ कनेक्ट होता है? थायमिन के साथ, या फिर एडेनिन अटैच होता है यूरेसिल के साथ। जो ग्वानिन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ कनेक्ट होगा? साइटोसिन के साथ। मतलब साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ अटैच हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ। मतलब एक प्यूरिन दूसरे पायरीमिडीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, दूसरा ग्वानिन और साइटोसिन आपका किसके साथ कनेक्ट होगा? प्यूरिन विद पायरीमिडीन बाय ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और वो कौन सा रहेगा? डबल बॉन्ड। तो प्यूरिन आपके कौन कौन से हो गए? एडेनिन, ग्वानिन, पायरीमिडीन कौन कौन से हो गए? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। डीएनए के अंदर साइटोसिन थायमिन आ जाएगा, आपके आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल आ जाएंगे। नेम द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए के अंदर पाया जाता है? तो आरएनए के अंदर हमने एक ही लिखवाया था कि थायमिन की जगह कौन आता है? यूरेसिल। तो याद रखना ऐसा कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो आरएनए के अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया नहीं जाता? तो वो नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? यूरेसिल इन आरएनए, जो आपके डीएनए के अंदर नहीं मिलता। अगला है
नेम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आरएनए के तीन टाइप होते हैं। आरएनए आपके कौन कौन से? एक एमआरएनए, एक आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। ये तीन आपके आरएनए रहते हैं। ये एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो ये आपके कोई भी दो लिख सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। यदि पूछा जाए द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूक्लिक एसिड में आपके क्या आते हैं? डीएनए, आरएनए। और डीएनए आपकी एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है और वो अपने एक से दूसरे जेनेटिक्स थ्रू, मतलब आपका ये हेरिडिटी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? हेरिडिटी, मतलब एक से दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में, तो वो हेरिडिटी के थ्रू आपके वो क्या होते जाते हैं? ट्रांसफर होते जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में, उनसे उनके बच्चों में, तो वो आपके क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो ये आपके क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और साथ में ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं। तो ये आपका प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, तो मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर भी हो रहे हैं, हेरिडेटरी मटेरियल। पेप्टाइड लिंकेज किस में देखने को मिलती है? पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती है अमीनो एसिड। जब दो अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सी लिंकेज बनती है? पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। अगला कौन सा है? पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरेनोज और आपकी दो स्ट्रक्चर बोली जाती हैं, पायरेनोज और कौन सी? फ्यूरेनोज। एक बोली जाती है पायरेनोज। पायरेनोज की बोली जाती है तो मतलब 6 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? आप क्या बोलते हैं? पायरेनोज रिंग बोलते हैं। और दूसरी कौन सी है? फ्यूरेनोज। 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूरेनोज बोलते हैं। तो पायरेनोज यदि मैं ग्लूकोज की बनाता हूँ तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाई थी ग्लूकोज की, एसिडल फॉर्मेशन, वही आपको स्ट्रक्चर बनानी है। बस इसको एक हेक्सागन शेप में दे देना है। तो ये आपका C1 कॉन्फ़िगरेशन, ये C2 कॉन्फ़िगरेशन, ये C3 कॉन्फ़िगरेशन, ये C4, ये C5 और यहाँ पे CH2OH। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो याद हो तो ऐसे बनाई थी। OH एक राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड, या आपने स्ट्रक्चर बनाई थी ग्लूकोज की। ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी आपने ग्लूकोज की, इसमें आपने देखा था 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन है। 6 कार्बन हमने हमारा ऊपर बना दिया, 6 कार्बन, फर्स्ट कार्बन ये हो गया। यदि आपके जो भी राइट में होंगे उनको आपको किस में लेना है? डाउनवर्ड। OH राइट में है तो डाउनवर्ड, C2 पे OH नीचे राइट साइड में है डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में है अपवर्ड, राइट साइड में है डाउनवर्ड, और आप स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी? पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपकी क्या हो गई? पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो 6 मेंबर की कैसे हुई? 1 2 3 4 5 और एक ये कौन सा हो गया? 6। ये तो क्या है? रिंग से बाहर, और रिंग से बाहर आपका 6 CH2OH। तो ये आपकी क्या हो गई? पायरेनोज स्ट्रक्चर। और यदि फ्यूरेनोज की बात करते हैं तो फ्यूरेनोज में आपका क्या हो जाता है? ये था, मैंने ये बना दिया OH H कार्बन, OH H CH2OH। यहाँ पे फ्यूरेनोज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कार्बन कौन सा कीटल फॉर्मेशन करेगा? 5th कार्बन और 2nd कार्बन, और 5th कार्बन और 2nd कार्बन में आपका ये फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे OH राइट साइड में होगा, कितने बन गए? ये फॉर्मेशन हुई है। एक आपका क्या होगा? OH।
देखो यदि लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड में अपवर्ड जाएगा और 5 मेंबर रिंग आपकी कैसी बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी CH2OH। यहाँ पे भी है CH2OH। राइट साइड में यदि मैं OH बना दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये OH, यहाँ पे OH किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH2OH, तो ये CH2OH हो गया। राइट साइड में है तो OH नीचे, लेफ्ट साइड में है तो OH अपवर्ड, राइट साइड में है तो OH नीचे। अब नीचे वाले में तो CH2OH और H, तो ये आपकी क्या हो गई 5 मेंबर रिंग बोली जाएगी, तो कौन सी बोली जाती है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। और 6 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, ध्यान रह जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई पायरेनोज स्ट्रक्चर और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लिंकेज आती है उनको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और दूसरा कौन सा है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर आपकी क्या होती है सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। आपका कौन सा है ओलिगोसैकेराइड, भी आपने देखा था, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइज करके 2 to 10 यूनिट्स फॉर्मेशन कर दे वो आपकी क्या कराएंगे ओलिगोसैकेराइड्स कराएंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।